हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैट्यूटरी अपडेट्स फॉर योर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन पार्ट 2 की। पार्ट 2 मतलब स्टूडेंट्स ऑलरेडी चैप्टर 1 से लेके इनकम टैक्स के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक और कुछ पार्ट चैप्टर 9 का भी पार्ट 1 जो मैंने वीडियो दी थी आपको उसमें कंप्लीट हो चुका है। तो आज पार्ट 2 में आपको बताने जा रही हूँ। इसका मतलब बैलेंस चैप्टर्स जो है इनकम टैक्स के आज हम वो कवर करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, अगर किसी ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है, पहले पार्ट 1 देख लो, उसके बाद ही पार्ट 2 पर मूव करना। ठीक है, बिकॉज ईच एंड एवरी अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। एंड ये स्टूडेंट्स वन डेफिनेट व्हेन एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर यू ऑल्सो। आप में से मुझे बहुत से स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट आई थी कि मैम इनकम टैक्स और जीएसटी की अमेंडमेंट्स को अलग अलग अपलोड कर दो। तो स्टूडेंट्स यस, मैं एग्री करती हूँ आपके पॉइंट से, तो इसीलिए मैंने अब क्या किया है, इनकम टैक्स में पहले मैंने आपको बोला था पार्ट 2 में इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी दोनों की अमेंडमेंट्स कवर होंगी, बट अब मैं पार्ट 2 में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस चैप्टर्स ऑफ इनकम टैक्स को ही कवर कर रही हूँ। जीएसटी के लिए आपको पार्ट 3 मिलेगा वीडियो का। ठीक है, वेरी सून इट विल बी पब्लिश्ड ऑन यूट्यूब। तो आपको पार्ट 3 में जीएसटी अमेंडमेंट्स कवर होंगी, अब सिर्फ हम इनकम टैक्स की कवर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 सेक्शन नंबर 194N जो हम कर रहे थे। स्टूडेंट सेक्शन 194N में हमें बोला था कि अगर कोई पर्सन कैश विड्रॉ करवा रहा है इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो बैंक उसको पेमेंट करते टाइम पर टैक्स डिडक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 2%, दैट इज द टीडीएस प्रोविजन। ठीक है, उसकी हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी कि किस किस के केस में ये 194N एप्लीकेबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब इसके लिए थर्ड पॉइंट आ रहा है कि आपने सुना होगा अबाउट द मनी चेंजर पर्सन, मतलब जो ऑथराइज डीलर होते हैं करेंसी कन्वर्जन के, ऑथराइज डीलर होते हैं करेंसी कन्वर्जन के, यानी जो मनी चेंजर होते हैं। अब स्टूडेंट्स मनी चेंजर का काम क्या होता है? मनी चेंजर का काम होता है कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में वो लोग कन्वर्ट करते हैं। मतलब मान लो कोई फॉरेन टूरिस्ट आया और वो यूएस से आया, ठीक है, तो उसके पास डॉलर थे। अब यहाँ उसको चाहिए स्पेंड करने के लिए रुपी, तो वो मनी चेंजर के पास जाएगा, डॉलर देगा और उसको कहेगा भाई मुझे रुपी दे दो। ठीक है, दैट इज इंडियन करेंसी दे दो। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये हमारा मनी चेंजर है, ऑथोराइज डीलर है, अब ये कहाँ पे रखेगा इस रुपी को? क्या वो अपने घर पे रखता होगा? नहीं ना। मतलब उसके पास उसका एक बैंक अकाउंट होगा, वो उस बैंक अकाउंट से जाके विड्रॉ करेगा और उस पर्सन को वो दे देगा पैसे। अब बात आती है कि उसका तो काम ही ये है ना कि वो एक करेंसी लेकर अपनी इंडियन करेंसी प्रोवाइड करता है। तो क्या इस केस में भी जब वो विड्रॉ करेगा अमाउंट तो 194 एप्लीकेबल होगा? तो द आंसर इज नो, नहीं होगा, क्योंकि यही तो पर्टिकुलरली उसका काम है कि भाई उसको रुपी प्रोवाइड करना। वैसे तो फिर कितना वो टैक्स डिडक्ट करवाएगा? तो उसके लिए बोल दिया है कि ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मीन स्टूडेंट, इन द केस ऑफ मनी चेंजर ऑथराइज डीलर ऑफ करेंसी कन्वर्जन, उसके लिए सेक्शन 194N नहीं एप्लीकेबल होगा, टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, बैंक उसका टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक सिचुएशन, एक कंडीशन यहाँ पर है, एंड द कंडीशन है स्टूडेंट्स की फिर उसको इस करेंसी कन्वर्जन के लिए सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि इसके और अदर बिजनेसेस भी चल रहे हैं और सारों का बैंक अकाउंट एक है, नहीं, एक सेपरेट बैंक अकाउंट वो मेंटेन करे जिसमें से विड्रॉल सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हो। क्लियर? बस इतनी सी ही आपकी अमेंडमेंट थी स्टूडेंट्स, और कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर? चलो, बस स्टूडेंट जितना मैंने आपको पढ़ाया ना इतना ही ध्यान रखना है, बाकी तो इनफैक्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है उसमें। अब नेक्स्ट आता है that information to be furnished, page number 9, information to be furnished where tax is not deductible or deductible at lower rate under section 194N। अब स्टूडेंट्स क्या था कि सेक्शन 194N ने क्या बोला कि अगर टैक्स डिडक्टेबल, इफ द टैक्स इज नॉट डिडक्टेबल, या फिर अगर वो डिडक्ट तो हो रहा है बट लोअर रेट पर हो रहा है जो होना चाहिए था, तो इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है। अब स्टूडेंट्स हमने सबको बताया, अभी तो हमने रीड किया ना कि प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन टू अ सेक्शन, एक्सेप्शन टू अ सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू ऑल्सो, ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजो का मतलब, प्रोवाइजो का मतलब स्टूडेंट एक्सेप्शन टू अ सेक्शन। ठीक है, तो इस सेक्शन 194N की एक्सेप्शन क्या है कि अगर इन पर्टिकुलर केसेस में पेमेंट की जा रही है, मतलब जो अभी हमने कवर किए ना, गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, या कोई और ऐसा पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जिसको नोटिफाई किया सीजी ने इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, तो इन दैट केस कोई ज़रूरत नहीं है टैक्स डिडक्ट करने की एट सोर्स, यानी टीडीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 194N एप्लीकेबल नहीं होगा। ये प्रोवाइजो था 194N का। देखिए स्टूडेंट्स फिर क्या हुआ कि अब ये बात हुई थी
सेक्शन 194N ने बोला कि भाई अगर आप टैक्स डिडक्ट नहीं कर रहे या कर रहे हो तो कम रेट पे कर रहे हो तो आपको इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी होगी। तो स्टूडेंट इस केस में फिर सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन इशू करी थी। नोटिफिकेशन नंबर वगैरह डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन याद रखो। उन्होंने बोला कि इन पर्टिकुलर केसेस में, दैट इज पॉइंट नंबर 3, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वाला केस, वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर वाला केस, और कोई पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जिसको सीजी ने नोटिफाई किया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 194 नहीं एन में टैक्स आपको डिडक्ट नहीं करना, लेकिन जब आप टीडीएस स्टेटमेंट फर्निश करोगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फर्निश करोगे कि भाई आपने किस किस का टैक्स डिडक्ट किया है एट सोर्स, तो इनको आपने कितना अमाउंट क्रेडिट किया या फिर पे किया, आपको वो उस स्टेटमेंट में फर्निश करना होगा। ठीक है, टैक्स तो डिडक्ट हुआ ही नहीं, तो कितना इनको पैसा दिया है, क्रेडिट किया है उनको अमाउंट या पे किया है, वो आपको उसमें फर्निश करना होगा। किस किस के केस में, सिर्फ पॉइंट 3, पॉइंट 4 और पॉइंट 5 के केस में, यानी गवर्नमेंट और बैंकिंग कंपनी वाले केस में नहीं करना। ठीक है, बस यही इसकी अमेंडमेंट थी और कुछ भी नहीं, बड़ी छोटी छोटी सी अमेंडमेंट्स आई हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। चलो अब नेक्स्ट आता है, पर्सन टू हुम क्रेडिट टू बी गिवन फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड पेमेंट देयर ऑफ अंडर सेक्शन 194 स्टूडेंट्स, ये तो इतनी ईजी अमेंडमेंट है कि अगर मैं आपको नहीं भी बताऊंगी ना तो भी ये आपको पता है। चलो आपका एग्जाम्पल लेकर देखा। ठीक है, मान लो आप बैंक से गए विड्रॉ करवाने 1.05 करोड़, अब 1 करोड़ से एक्सीडिंग पेमेंट है तो ऑब्वियसली आपको टैक्स डिडक्ट होगा, मतलब वो आपको पेमेंट करते टाइम इसमें से 2% काट कर देंगे, वो 2% टैक्स डिडक्ट एट सोर्स उनको गवर्नमेंट को देना, उनको टैक्स पे करना है अथॉरिटी को। चलो अब स्टूडेंट्स बात आती है कि ये जो टैक्स उन्होंने डिडक्ट किया है इसका क्रेडिट किसे मिलेगा, मतलब ऐसा कौन सा पर्सन होगा जब जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो भाई वो इस अमाउंट को 2% ऑफ 1.05 जो उसका टैक्स डिडक्ट हुआ है वो उसको अपने टैक्स पेबल में से माइनस करवाएगा। तो ऑब्वियसली ना स्टूडेंट्स, मान लो आपको टैक्स पे करना था गवर्नमेंट को, आपको इनकम टैक्स पे करना था 1,50,000, तो आप क्या कहोगे, भाई इतना ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है तो मैं इसको ये पे नहीं करूंगा, माइनस करवाऊंगा, यानी क्रेडिट तो आपको दिया गया। मतलब क्रेडिट किसे दिया गया स्टूडेंट, वो पर्सन जिसने की विड्रॉल करवाया था। ठीक, बस इतना सा था और कुछ भी नहीं है। तो ये तो इतना ईजी था कि आपको पहले ही पता था। क्लियर? So students, accordingly, the CBDT has wider notification issued that for the purpose of section 194 and credit for tax deducted at source shall be given to the person from whose account tax is deducted and paid to the central government account for the assessment year which is relevant to the previous year in which such tax deduction is made. Okay, तो जिस साल टैक्स डिडक्ट किया गया उसी साल के रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में, प्रीवियस ईयर के रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। चलो ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स अब सेक्शन नंबर 194M। सेक्शन नंबर 194M, देखो 194M क्या कह रहा है, 194M कवर, बस इतना ही था उसमें जो आपकी अमेंडमेंट्स थी। 194M में स्टूडेंट्स उसने बोला कि अगर कोई, एक तो स्टूडेंट ये सेक्शन कब आया था, ये सेक्शन आया था 1 सितंबर 2019 से। ठीक है, इससे पहले ये सेक्शन नहीं था। दिस सेक्शन इज इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019, तो ये डेट याद रखना, 1 सितंबर से आया है। ठीक है, इससे पहले 194M नहीं था। चलो अब स्टूडेंट्स इसने क्या बोला कि अगर कोई भी पर्सन यानी कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पेमेंट करता है, मतलब पेयर कौन होगा इस केस में, पर्सन हु इज मेकिंग द पेमेंट मस्ट बी एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर टू एनी रेजिडेंट, मतलब पेई कौन होगा, रेजिडेंट होना चाहिए, पेई मस्ट बी अ रेजिडेंट, तभी 194M लगेगा। 194M फर्स्ट पेयर इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सेकंड पेई रेजिडेंट होना चाहिए। और स्टूडेंट्स ये पैसा इसको पेमेंट क्यों कर रहे होंगे कि मान लो उसने उनसे कोई पे कॉन्ट्रैक्ट वर्क करवाया, मीन्स फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन पर्सन्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसने और उसने उससे काम करवाया, उसके लिए पेमेंट कर रहे हो तो 194M लगेगा। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो 194C लगता था ना, तो इसका मतलब ऐसे केसेस जहां पर 194C एप्लीकेबल नहीं हो रहा वहां 194M लगेगा सिर्फ। ठीक है, अगर 194C में केस फॉल कर रहा है तो फिर 194C ही लगेगा। या फिर स्टूडेंट अगर पेमेंट की जा रही है बाय वे ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, बट कौन सी कमीशन, विच इज नॉट बीइंग इंश्योरेंस कमीशन जो 194D में हमने कवर करी थी वो नहीं होनी चाहिए, या फिर स्टूडेंट जो हमने अमाउंट्स 194H में कवर करे थे वो नहीं होने चाहिए, उनके अलावा कुछ है तो फिर अब वो 194M में आएगा। या फिर स्टूडेंट्स आपको ध्यान होगा हमने 194J किया था बाय वे ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, तो जो पर्सन वहाँ कवर नहीं हो रहे थे अब उनके लिए है 194M। ठीक है, और ये कब लगेगा आप देखो, तो इसका मतलब स्टूडेंट
जब इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पेमेंट करेंगे किसी रेजिडेंट पेई को फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क और कमीशन और ब्रोकरेज या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए विच हैव नॉट बीन कवर्ड इन 194C H और J, ठीक है। तो स्टूडेंट उनके लिए रिक्वायरमेंट है टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एट द रेट ऑफ 5%, अगर जो वो पेमेंट कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर वो एक्सीड करती है 50 लाख से, काम करती हूँ 50 तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का रेट रहेगा 5%, टीडीएस रेट है 5%। कब लगेगा ये? अगर 50 लाख से एक्सीडेड पेमेंट है, अगर अप टू 50 है तो फिर नहीं लगेगा। अगर इन एक्सेस ऑफ 50 लाख है तो फिर उसके लिए ये 194M एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको साइड में लिखाए हैं इसको लिख लो, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज यही आपके लिए यहाँ पे की पॉइंट्स है कि रेजिडेंट पे ही होना चाहिए एंड ऑल दैट। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि हमने जैसे और सेक्शंस के लिए पढ़ा था कि कितने टाइम लिमिट में उसको पेमेंट कर टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है या फिर कौन से फॉर्म में करना है, तो वो सब बातें 194M के लिए। देखो वो क्या कह रहा है, ठीक है। रूल नंबर आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोविजन पढ़ो। तो स्टूडेंट्स टाइम लिमिट क्या होगा, प्रिस्क्राइब फॉर्म क्या होगा रेमिटेंस ऑफ टीडीएस के लिए। तो स्टूडेंट एनी सम विच इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194M शेल बी पे टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने टाइम में करना है? विद इन पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड। तो जिस महीने में, जिस मंथ में डिडक्शन की गई है, टैक्स डिडक्ट किया गया है, उसके एंड से लेकर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में ये टैक्स अमाउंट रेमिट करना होगा, ठीक है। और कौन से चलान, इसमें चलान नंबर क्या होगा साथ में स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंगली जिसमें वो फिल्स करेगा डिटेल्स, दैट इज फॉर्म नंबर 26 QD, फॉर्म नंबर 26 QD, ठीक है, QD। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कि क्या मैनर रहेगा फॉर रेमिटेंस ऑफ टीडीएस। तो मैनर रहेगा इलेक्ट्रॉनिकली होगा, विद इन 30 days होगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड, क्लियर। तो यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि मैनर रहेगा इलेक्ट्रॉनिकली, बाकी सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे पॉइंट 1 में। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कि अब पेई को, जैसे हमने और पॉइंट्स के लिए कवर किया है हमारे चैप्टर नंबर 9 में कि पेई को उसको एक सर्टिफिकेट इशू करना होता था ना, तो अब वो सर्टिफिकेट फर्निश करना होता था, तो वो सर्टिफिकेट कितने दिन में और कौन से फॉर्म नंबर में होगा, ठीक है। So every person responsible for deduction tax under section 194M shall furnish the certificate of deduction of tax at source in form number 16D। तो कौन से फॉर्म नंबर में होगा ये? 16D में टू द पे, और कितने टाइम में होगा स्टूडेंट? तो विद इन 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द चलान कम स्टेटमेंट, दैट इज फॉर्म नंबर 26 QD, ठीक है। तो उसके विद इन 15 days जो इसकी ड्यू डेट थी फॉर्म 26 QD की, उसके विद इन 15 days उसको ये फर्निश करना होगा पेई को, ठीक है। ऑलरेडी स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड पॉइंट हम हमारे लेक्चर्स में भी कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक रिविजन फॉर्म में ले रही हूँ उसको। नेक्स्ट आता है कि क्या टाइम लिमिट एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ चलान कम स्टेटमेंट। तो जो उसने फॉर्म नंबर 26 QD जो उसने कितने टाइम में करना है, क्या मैनर रहेगा। तो स्टूडेंट्स फॉर्म नंबर क्या है पहले मुझे जल्दी बताओ। नाम 26 QD है, कितने टाइम में करना है? विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड। तो बस इतना याद रखना और कुछ नहीं, क्लियर। चलो नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 10 प्रोविजंस फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। तो स्टूडेंट इसमें क्या लिखा हुआ है देखो। Manner for allotment of permanent account number. PAN means permanent account number to a person who has not been allotted a PAN but possesses Aadhaar number. तो देखो स्टूडेंट मैं इसको आपको इधर यहाँ से देखो कि ये क्या कह रहा है स्टूडेंट। एक्चुअली क्या था कि पहले जब भी किसी को परमानेंट अकाउंट नंबर अप्लाई करना होता था तो उसको काफ़ी सारी ना इन्फॉर्मेशन अपनी फर्निश करनी होती थी। जैसे अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए एक अलग इन्फॉर्मेशन लगानी पड़ती थी, फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए, उसके एड्रेस के लिए। तो अब उन्होंने क्या बोला कि इन सब इन्फॉर्मेशन की जगह आप क्या कर सकते हो कि जिस पर्सन के पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है तो उसको आधार बेस पर उसके आधार नंबर के बेसिस पर भी परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। अब इसके पीछे का लॉजिक बताऊं आपको, ठीक है। अब इतना सारा आपको क्रैम, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि क्रैमिंग तो कभी मत करना है। टैक्सेशन इज नॉट अ सब्जेक्ट फॉर योर क्रैमिंग, वो लॉजिकली समझो। अब मुझे एक बात हो, आपके आधार कार्ड में नाम लिखा है तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कवर है, आपका एड्रेस लिखा है यस तो प्रूफ ऑफ योर एड्रेस कवर है, और उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है बिल्कुल लिखिए तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी उसी में है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि बस आपको आधार के बेसिस पर ही आपका परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, क्लियर। सो स्टूडेंट्स बट इतना ही आप इसमें याद कर रखना और आपको इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर।
तब करना क्या होगा स्टूडेंट, जिसको परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए वो पर्टिकुलरली फॉर्म में अपने फॉर्म अप्लाई कर ले, परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए अप्लाई करे, बट आधार बेसिस पर वो अप्लाई कर सकता है। अब बात आती है डेट फॉर एंट्री। ये तो बात थी स्टूडेंट जिनके पास अभी तक परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, ये सब रूल एंड ऑल दिस कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस प्रोविजन याद रखना। अब सेकेंड हम बात कर रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी परमानेंट अकाउंट नंबर था, लेकिन अब उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि वो अपने आधार से अपने परमानेंट अकाउंट नंबर को लिंक करे, अदरवाइज वो इनऑपरेटिव बन जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते, दैट शेल बी इनवैलिड। तो पहले अब इसकी बात है स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता चल गया कि परमानेंट अकाउंट नंबर को आधार से लिंक करना है, लेकिन कब तक लिंक करना है। तो स्टूडेंट्स ये बात आई थी कि एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पैन एज ऑन 1 जुलाई 2017, जिसके पास भी परमानेंट अकाउंट नंबर था 1 जुलाई 2017 को, उसके लिए रिक्वायरमेंट थी कि वो अपने आधार नंबर के साथ इसको लिंक करे। मतलब shall intimate his Aadhaar number to prescribed authority on or before a date as may be notified by the central government। तो स्टूडेंट्स यहाँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेट। एक्चुअली है क्या स्टूडेंट, अगर प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो ये डेट्स बार बार एक्सटेंड हो रही है, बार बार एक्सटेंड हो रही है। पहले कोई डेट दी गई थी 31 मार्च दी गई थी 2019, उसके बाद भी एक्सटेंड होते होते स्टूडेंट्स अभी ये करंटली 31 मार्च 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 31 मार्च 2020 तक कर दिया था। और स्टूडेंट सब्सिक्वेंटली तो क्या हुआ है कि 31 मार्च 2020 से अब इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, सो इवन आई एम टेलिंग यू, अगर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर आधार से लिंक अप नहीं है तो उसको लिंक कर लो। ठीक है, लिंक का प्रोसीजर बहुत ईजी है, लिंक कर लो उसको। चलो अब बात आती है लेकिन स्टूडेंट, it is clarified that with effect from 1st April 2019, 1st April 2019 से स्टूडेंट्स ये मैंडेटरी हो चुका है कि जिसको भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, इट इज मैंडेटरी टू कोट एंड लिंक आधार नंबर वाइल फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। अगर किसी को भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो उसको उसमें अपना आधार नंबर मेंशन करना पड़ता है, और उससे पहले स्टूडेंट्स उसको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर अपने आधार के साथ लिंक करना पड़ता है। चाहे इनकम टैक्स रिटर्न मैनुअली फाइल करो चाहे इलेक्ट्रॉनिकली, उसको ये लिंक करना जरूरी है। ठीक है, जो आईटीआर नहीं फाइल कर रहा अपनी, उसके लिए लिंकेज की डेट एक्सटेंड हो रही है, लेकिन अगर आईटीआर फाइल करते हो तो ये जरूरी होती है, अदरवाइज आईटीआर फाइल नहीं होती। ठीक है, अनलेस स्पेसिफिकली एग्जाम्प्टेड। अगर किसी केस में पर्टिकुलरली एग्जाम कर दिया, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, नहीं किया तो इट इज मैंडेटरी। ठीक है, इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी स्टैट्यूटरी अपडेट्स फॉर योर इनकम टैक्स पार्ट फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक भी आपको डाल दिया, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ अपनी क्वेरी भी ले सकते हो। ठीक है, इन केस ऑफ एनी क्वेरी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।